नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश के, जिसकी गर्मी यानी कि आप ये सोचिए कि तमाम पब्लिक रैलियों के रद्द होने के बावजूद, कोरोना वायरस के उफान के बावजूद, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त करवट ले रही है, बहुत कहना मुश्किल है ये कि कई लोग दावा कर सकते हैं कि वो जानते हैं कि कौन जीत रहा है इस चुनाव में, कौन हार रहा है, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है और मैं ये कहूंगी कि एक कांटे की टक्कर की तरह अभी तक दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो गेम चेंजर साबित हो रहा है वो ये कि अब तक जो लग रहा था कि जो बैटल ग्राउंड है, जो जंग का मैदान है, वो हिंदुत्व ही है। यानी कि अखिलेश यादव को भी एक तरह से हिंदुत्व ना सही तो सॉफ्ट हिंदुत्व, यानी कि हार्ड हिंदुत्व, योगी आदित्यनाथ वाला ना सही तो एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व के नेता के तौर पर ही उभरना पड़ेगा। और इसीलिए वो झिझकते हुए नजर आए कि जब भी पिछड़ों की बात आई, सामाजिक न्याय की बात आई, समाजवाद की बात आई, तो वो बहुत खुलकर स्टैंड नहीं ले रहे थे। लेकिन लगातार हमने पिछले 10 दिन में देखा कि जो पिछड़ी जातियों के कद्दावर नेता हैं, उनका लगातार एक तरह से, उनका कुछ लोग कह रहे हैं कू, मैं कहती हूँ एक तरह का विद्रोह, एक म्यूटनी हो गई है जो बीजेपी से कि ये ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, अपर कास्ट लोग हैं उनकी पार्टी है, और यहाँ जो छोटे दल के, छोटी जातियों के नेता हैं, वो बहुत ही अपने को साइड लाइन महसूस कर रहे थे। तो क्या हम ये कहें आज के ये समाजवाद बनाम हिंदुत्व की लड़ाई है? क्या फिर से 90 के दशक में कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई है? क्या इस तरह से इसको देखा जाना चाहिए, या वाकई ये सिर्फ कयास आराइयां हैं और अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी जरा मुश्किल है? मेरे साथ दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने 90 की राजनीति भी देखी करीब से और आज की राजनीति को भी दर्ज कर रहे हैं अपनी कलम से, और साथ ही दो मौजूद हैं प्रोफेसर। मैं स्वागत करती हूँ प्रोफेसर सुधीर पवार जी का, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। यूं तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और साथ ही चुनाव भी लड़ चुके हैं, प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन आज हम इन्हें एक तरह से अराजनीतिक भूमिका में लेकर आए। हालांकि देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी ए पॉलिटिकल नहीं होता है, गैर राजनीतिक नहीं होता है, लेकिन हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक समाजशास्त्री होने के नाते, कि क्या वाकई वो भी हवा में इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल, जो कि पिछड़े समाज को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं, मुझे याद है कि बिहार के चुनाव में जो मैंने उनसे पूछा और जिस तरह की उन्होंने भविष्यवाणी की, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन जिस तरह से सटीक सटीक बिल्कुल साबित हुई उनकी ये भविष्यवाणी, आज मैं पूछती हूँ उनसे कि क्या अभी वो इस स्थिति में है कि वैसी भविष्यवाणी कर पाएंगे जैसा कि बिहार में उन्होंने किया था। विजय त्रिवेदी वो पत्रकार हैं जिन्होंने 90 के दशक में जो मंदिर आंदोलन था उसको नजदीक से देखा, उसके बाद कमंडल के बाद उन्होंने मंडल की राजनीति को भी नजदीक से देखा। यूं तो कई किताबें उन्होंने भगवा राजनीति पे लिखी हैं। सत्येंद्र रंजन, वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। सामाजिक न्याय की जो पूरी राजनीति है उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं, समाज शास्त्र के नजरिए से भी, राजनीतिक शास्त्र के नजरिए से भी, और साथ साथ अर्थशास्त्र के नजरिए से। ये इनकी खास बात है सत्येंद्र रंजन की, कि अर्थशास्त्र के नजरिए से ये बताएंगे कि कहा जा रहा है कि जो राशन है उसने राम और समाजवाद, इसके अलावा सामाजिक न्याय, सबकी पॉलिटिक्स को काफी हद तक किनारे कर दिया है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं आप ही के साथ शुरुआत कर सकूं, प्रोफेसर रतन लाल, में और आप बात कर रहे थे और आप कन्विंस्ड लग रहे थे कि वाकई ये मंडल कमंडल का दौर लौट रहा है। क्या अभी भी आप इस बात पर टिके हुए हैं, या आपको लगता है हिंदुत्व की आंधी बहुत मजबूत है? शुक्रिया आरफा और सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया कि ये मंडल कमंडल सामाजिक न्याय वर्सेस हिंदुत्व है, सोशल जस्टिस वर्सेस हिंदुत्व है। और बीच में चूंकि बहुत सारे इफ एंड बट, 7 साल का भाजपा का शासन काल है पूरे देश में और 5 साल योगी आदित्यनाथ का शासन काल है। सारे आंकड़े आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का 15 तारीख का हमने भाषण भी सुना है। आज मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था और मैंने कहा कि जो आप कह रहे हैं 85 बनाम 15 और 15 में भी हमारा है, तो आप उससे अडिग हैं। और अखिलेश जी उस बात को मानते हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मानते हैं। और स्पष्ट जो है ये धारा दो तरफ हो गई है, सीधा क्लियर कट डिवीजन। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे तो केशव मौर्य भी गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए थे। उन्होंने कहा कि 5 साल तो वहां लगा कि जैसे वो जेल की तरह है, किसी नेता का कुछ नहीं चल रहा है, मंत्री का कुछ नहीं चल रहा है। अभी वाइस चांसलर सबका, एसपी, डीएम सबका आंकड़ा आया है, उसमें आंकड़े का एनालिसिस कर लिए थे। हिंदू के नाम पे वोट तो ले लिए थे सारे पिछड़ों का और दलितों का, लेकिन थानेदार से लेके डीएम तक जो है और वाइस चांसलर से लेके प्रोफेसर तक, अभी पहली बार हमने देखा है लखनऊ में
ओपन कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का बैकलॉग आया है। बैकलॉग होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो ओपन कैटेगरी का बैकलॉग आया है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चला है, तो कहीं ना कहीं जो सुसुप्त अवस्था में था, या यूं कह लीजिए कि राजनीति में एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट ज्यादा हावी हो गया था। और जिस तरीके से सोशल मीडिया ने पिछले 5 बरस में सोशल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल जो लगातार बोलते रहे, जेल जाने से नहीं डरे, मार खाने से नहीं डरे, लगातार जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, आज वही सारे मुद्दे अगर आप रेजिग्नेशन पढ़ेंगे, जितने वहां लीडर्स गए हैं, जितने लीडर्स गए, सब में एक ही लाइन लिखा हुआ है, दलित, पिछड़ा, वंचित, नौजवान, किसान, इस सबके हितों की उपेक्षा हुई है। आज भारत में देख लीजिए कितने कंपनीज भारत सरकार ने बनाए हैं, कितने विश्वविद्यालय खोले हैं, जितना है सब कुछ, चाहे जहाज हो, रेल हो, तमाम सब कुछ बिक ही रहा, बन तो कुछ नहीं रहा है। तो ये लेकिन रतनलाल जी, एक थोड़ा आपकी बात में जो कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नजर आ रहा है वो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से तानाशाही या बहुत ही केंद्रीयकरण हो गया था सत्ता का, इसलिए लोग परेशान थे। अभी आप ये कह रहे हैं कि पिछड़े लोगों को मंदिर के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे या विकास के नाम पर लेकर आए और अब उनको जो है मार्जिनलाइज किया गया, उनको हाशिए पे फेंका गया। तो दोनों में से क्या बात ठीक है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि दोनों पहलू ठीक है? दोनों पहलू ठीक है। यहाँ योगी के अलावा किसी का चल रहा है, मोदी और अमित शाह के अलावा किसी का चल रहा है। हम लोग तो जानते हैं, बहुत नेताओं से भी मिलते हैं, किसी की हिम्मत है कुछ बोल देने की। और ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये दिल्ली और लखनऊ की टकराहट भी है। दिल्ली और लखनऊ की आंतरिक जो है, इसीलिए भगदड़ मची है। ये सर्वशक्तिमान पार्टी, जिसको लग रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक बार भगदड़ मची तो ताश के पत्तों की तरह डहना शुरू हो गया। राम के नाम पे पूरी पॉलिटिक्स हुई, राम मंदिर बन गया, योगी साहब अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। जब इतना ही कॉन्फिडेंट है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर बन गया, तो एक बार अयोध्या से लड़ने में क्या दिक्कत? ये दोनों बातें सही है। एक तरफ सत्ता का जो है ना तानाशाहीकरण हुआ है, दूसरी तरफ सर की हकमारी हुई। मुस्लिम को तो अभी छोड़ दीजिए, बेचारा कुछ कोई बोलने वाला नहीं है। जब देखो गो हत्या और तमाम मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग सब चल रहा है। पांव में गोली मार दो, किसी को डंडा मार दो, किसी को कुछ कर दो, ये क्या है? लोकशाही है। ठीक है, प्रोफेसर सुधीर पवार, मुझे ये बताइए, सुबोध सिंह इंस्पेक्टर, आपको याद होगा, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये कानून का राज है कि ये राजशाही है, राजतंत्र है। ठीक है, प्रोफेसर सुधीर पवार, मुझे बताएं, 3 हफ्ते पहले आपसे बातचीत हो रही थी, तब तक भी अखिलेश यादव खुलकर पिछड़ों के नेता के तौर पर सामने नहीं आए थे। अब देखिए उनकी लगातार पिछले 10 ट्वीट्स आप देख लें, उनके जो शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है, वापस आ गई है। समाजवाद, सामाजिक न्याय, पिछड़ों की राजनीति, हाशिए के समुदाय के लोग। ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंट नहीं थे 3 हफ्ते पहले तक भी अखिलेश यादव कि उनको पिछड़ों के नेता के तौर पर स्वीकार किया जाएगा या नहीं। वो सोच रहे थे कुछ अगड़ों के भी वोट मिलेंगे, पिछड़ों के भी मिलेंगे, और एक लगातार जो पिछड़ी जो राजनीति है, उसमें पिछड़ों की जो राजनीति है, उसमें खौफ लगातार ये बना हुआ है कि जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनका संस्कृताइजेशन, उनका भगवाकरण हो गया है, और वो मंदिर के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, या हिंदू राष्ट्र के नाम पर आरक्षण कुर्बान करने को तैयार हैं, अपनी हिस्सेदारी कुर्बान करने को तैयार हैं। ये क्या कैलकुलेशन हुई 3 हफ्ते में या पिछले 10 दिनों में कि ये वोकैबुलरी वापस आ गई? चुनावी राजनीति का एक कैरेक्टर है कि वो समतलीकरण करती है। पिछले आप 2 चुनाव देखें, एक मायावती जी ने चुनाव लड़ा, उस चुनाव लड़ने में उनका जो एक संघर्ष था, वो संघर्ष डाइल्यूट हुआ। उस संघर्ष को उन्होंने अपने साथ सबकी भागीदारी का नारा दिया और सब लोगों ने वोट दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति दूसरी फिर आई जब अखिलेश जी ने चुनाव लड़ा 2012 में। वो सामाजिक न्याय के बजाय वो सब के मुद्दे थे, उसमें सभी लोग शामिल थे। लेकिन उन दोनों सरकार की एक खास बात ये थी कि वहां पे साझेदारी थी। वहां पे आपको बिना कहे हुए चुनाव जो लड़े गए वो पूरे समाज के नाम पे लड़े गए, सर्व समाज के नाम पे, लेकिन सब संतुष्ट थे, सबकी हिस्सेदारी थी। बाद में ये प्रचार हुआ अखिलेश जी के समय में कि यहाँ पे यादव का जो है, जो नॉन यादव ओबीसी कास्ट है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। उसी एस्पिरेशंस में बहुत लोगों ने भाजपा को वोट दिया 2017 में। और भी कारण थे, लेकिन ये भी कारण था कि वो एक
उन जातियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहे। उसमें एस्पिरेशंस भी थी, उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन भी था। लेकिन अब जब 2022 का चुनाव आया और जो जाति के नेता उस प्रत्याशा में गए थे या जो जातियां उसमें शामिल हुई थी, उन्होंने देखा कि हमें इस चुनाव, इस सरकार के साथ में जो पहले मिल रहा था साझेदारी में, दो सरकार में मिला मायावती जी की और अखिलेश जी की, उसमें वो मिला नहीं। वो मतलब हमें उसके जो जिस उम्मीद से वो लोग गए थे, तो वो उम्मीद वहां है नहीं। नेता कभी भी आइसोलेशन में डिसीजन नहीं करते। वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह जी हो, या कोई भी नेता हो, वो पहले अपने समाज को साधता है, अपने जो वोटर हैं उनसे बात करता है, या उनका मूड देखता है, तब शामिल होता है। तो आज की स्थिति में ये है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जातियों का एक बड़ा समूह है, वो इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल से उसे अपनी उम्मीदें पूरी होती हुई नहीं दिखती। वो इसमें अपने आप को साझेदार भी नहीं मानता। वो उसे ये लगता है कि एक बंटवारा हो गया। मुख्यमंत्री जी एक बड़ी बिरादरी से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी रहे, आप अरेंजमेंट देखिए, चीफ सेक्रेटरी रहे वो जब से शुरू हुआ ये, मतलब 2017 से और 22 के बीच में, तो ब्राह्मण चीफ सेक्रेटरी और ठाकुर साहब चीफ मिनिस्टर, ये एक बंटवारा था। क्योंकि भाजपा का यदि हम कल्याण सिंह जी का समय देखें, मतलब उस समय हम छात्र आंदोलन में काम करते थे, तो मंडल आंदोलन की धूम थी। वीपी सिंह जी का एक बड़ा फेमस, जो उन्होंने मतलब अपने स्पीच में कहा था कि मैंने गोल कर दिया भले ही मेरी टांग टूट गई हो, तो अब राजनीति अब दूसरे तरीके से चलेंगी। तो यदि हम उस समय की भाजपा देखें, तो उस समय भाजपा ने बड़े बड़े मंडल की काट करने के लिए, मंडल की जो धार थी उसे कुंद करने के लिए कल्याण सिंह को सामने लाए, लालजी टंडन को, राजनाथ सिंह जी को साइडलाइन किया। और उस समय कटियार और उमा भारती, ये सब भाजपा के चेहरे थे। आज के समय में यदि आप चेहरे देखें तो कौन चेहरे हैं? मोदी जी को कानपुर के उन्नाव में आके अपने आप को घोषित करना पड़ा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, वो सर्वाधिक पिछड़ी जाति है। तो इस सारी भीड़ में एक जो अखिलेश जी का जो पिछली बार सर्व समाज के साथ चलने का था, तो उन्हें एक अकुलाहट दिखाई दी। अपने जो उनका कोर वोट बेस है, जो पिछड़ी जाति है, उसमें दिखाई दिया। तो प्रोफेसर साहब ये मान लें कि अब अखिलेश यादव खुलकर बेझिझक पिछड़ों के नेता के तौर पर अपने को सामने रख रहे हैं। जो उनका ब्रांड है आज की तारीख में 17 जनवरी 2022 चुनाव से ठीक पहले, आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ों के नेता के तौर पर अपने को उन्होंने आगे रखा है, ऑफर किया है जनता को। वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो ओबीसी का रिजर्वेशन का जो काउंटिंग है, हम वो कराएंगे। वो सबके न्याय की बात करते हैं। उन्होंने कहीं मतलब ये नहीं कहा कि नहीं, हम हिंदू की जो अगड़ी जाति है उनके साथ न्याय नहीं होगा। वो अभी भी सर्व समाज की बात करते हैं। लेकिन जो भाजपा के पिछले 5 साल में जो विषमता हुई, जिसकी वजह से जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें जो एक कुंठा हुई, या उनमें जो एक ये हुआ कि हमारा जो ड्यू शेयर है वो नहीं मिल पा रहा, तो वो उसे संतुष्ट करते हुए नजर आते हैं कि हम उन जातियों को भी अपने साथ लेके चलने के लिए तैयार है, जो भाजपा के समय में इस योगी जी के जो सरकार है उसके कार्यकाल में जो मार्जिनलाइज महसूस करती है, हम उन्हें अपने साथ लेकर उन्हें साझेदारी देने के लिए तैयार है। तो उनका जहां तक मैं समझ पाया, उनका ये मीनिंग है। विजय त्रिवेदी जी, ये बताइए, 90 के दशक में जब आप मंदिर आंदोलन को कवर कर रहे थे, कहा जाता है कि उस वक्त ऐसा लगता था कि ये भगवा राजनीति की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन वो इतनी बड़ी जीत नहीं थी। उस वक्त जरूर है कि हाँ, एक तरह से एक उफान पर वो मसला गया और मस्जिद को ढा दिया गया, लेकिन वो सबसे बड़ी जीत नहीं थी। सबसे बड़ी जीत वो रही भाजपा की जब उसने पिछड़ी जातियों का भगवाकरण किया, जो कि अब हमें ज्यादा देखने को मिला, खासकर पिछले 7 साल में ज्यादा देखने को मिला। और 100 साल पुराना जो आरएसएस का प्रोजेक्ट था वो अब आके कामयाब हुआ है। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, पहली बात तो प्रोफेसर सुधीर पवार की जो बयान है, उस बयान में क्या आप देख पा रहे हैं? वो ट्रांसपेरेंट है मेरे सामने बयान कि हाँ ठीक है, सामाजिक न्याय की राजनीति है, लेकिन उसके बावजूद भी एक झिझक अभी भी देखी जा रही है, जो 90 के दशक से बिल्कुल अलग है, जो मुलायम सिंह यादव की राजनीति थी उससे बिल्कुल अलग है। तो अगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ सबसे पहले आपसे कि जो अखिलेश यादव की जो राजनीति है उसे आप अभी किस तरह से देख रहे हैं? दूसरे, आपसे ये भी मैं समझना चाहती हूँ कि क्या अगर वापस जातियों में लौट रहे हैं पिछड़ी जाति के लोग और अपनी जाति के नेताओं को ही अपना नेता मान रहे हैं, तो क्या ये इसको भगवा राजनीति की हार कहें? अभी जो प्रोफेसर साहब ने कहा, रतनलाल जी साहब ने जो कहा, दोनों ने बहुत सही बातें की है।
और महत्वपूर्ण बात क्या है, यदि पिछले 3 चुनाव उत्तर प्रदेश के हम देखें तो तीनों चुनाव करीब करीब एक जैसे हैं, यदि उनको आप बारीकी से देखें। तीनों चुनाव में क्या हुआ, 2007 का चुनाव हुआ जब मायावती थी, तो उन्होंने अपना बहुजन समाज का जो नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, उसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदल दिया और उसमें ब्राह्मण और अपर कास्ट को शामिल किया, तो उनकी सरकार बन गई। ठीक है। 2007 में 12 में जब अखिलेश यादव आए तो उन्होंने एमवाई के साथ ब्राह्मणों को टिकट दिया, अपर कास्ट को टिकट दिया और लोगों को दिया, और अपनी जो मुलायम सिंह यादव की जो छवि थी यादव वाली, उससे थोड़ा सा निकलने की कोशिश की और उनको सरकार बनाने का मौका मिला। 2017 में क्या हुआ कि 2017 में योगी आदित्यनाथ तो थे, हिंदू एजेंडा भी नहीं था, हम सब लोग समीक्षा कर रहे थे, तो 2017 में बीजेपी ने अपने भगवा के जो आवरण था उसको थोड़ा दूर रख के सर्वजन हिताय की बात की, जिसे आजकल भारतीय जनता पार्टी बीएसपी भी कह रही है कि बीजेपी ने अपना उनका नारा चुरा लिया है। तो उस नारे में इस बात का जोर दिया गया था कि सारी पार्टी जो जातियां हैं, सारे समाज के जो लोग हैं, उनको लाया जाए। ये एक्सरसाइज उसने 2012 में शुरू की, फिर 2014 में की और उसका 2017 में पूरी तरह से इस्तेमाल किया। और हम सब लोग जानते हैं कि हमने इस बात की चर्चा समीक्षा बहुत की 2017 के चुनाव में कि वो सोशल इंजीनियरिंग का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने तौर से उन्हें फोकस किया नॉन यादव ओबीसी पर और नॉन जाटव जो दलित है उस पर। तो जिन जातियों को, जिसे आजकल हम नई डेफिनेशन दे रहे हैं डोमिनेंट ओबीसी और नॉन डोमिनेंट ओबीसी, तो जो डोमिनेंट ओबीसी थे वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, या जो डोमिनेंट दलित थे वो बीएसपी के साथ थे, लेकिन उन्होंने नॉन डोमिनेंट लोगों को हिस्सेदारी दी। और सीएसडीएस का सर्वे में स्टडी देख रहा था तो उसमें था करीब करीब 50 से 60% वोट उन सारी जातियों का भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसकी वजह से वो 312 सीट जीती। वो हिंदुत्व की जीत ही नहीं थी उस समय, हिंदुत्व उस समय नारा ही नहीं था, वो बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही थी। और मैं इस बात से सहमत हूं कि मंडल की राजनीति आज हो रही है, उससे आगे मैं चल रहा हूं कि वो एक्सटेंड हो गई है। मंडल की राजनीति में कुछ डोमिनेंट जातियां थी, उन्होंने हिस्सा लिया और उनको सत्ता की हिस्सेदारी मिल गई। फिर बाद में जो छोटी छोटी जातियां थी उनको लगा कि इन्होंने हमें तो एनकैश कर लिया लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं मिली। वो सब छोटी जातियां जिसको बीजेपी ने सबसे पहले पकड़ा और उनको पकड़कर अपने हिस्से में डाल दिया, लेकिन उनको हक नहीं दिया, जो आज सबसे बड़ा आरोप लग रहा है। मैं इस पर जा ही नहीं रहा, आरोप वो बात जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो वो जो जातियां थी वो आज अपना हक मांग रही, वो चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो राजभर हो, वो अनुप्रिया पटेल हो, शाक्य हो, दारा सिंह हो, तमाम तरह के लोग, क्योंकि बड़ी ये वैसा का वैसे एक सवर्ण क्लास होगी ना, अपर क्लास इसको कह लीजिए, कि मंडल का जो अपर क्लास था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्रीमी लेयर के तौर पर डिफाइन किया, फिर अलग तरीके से अपर क्लास मंडल में था, उसके नीचे की जो जातियां थी उनको अपना हक चाहिए था और वो काम अब हो रहा है। वो सब जातियां आज उस पर काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि वो बेहतर बात है सोशल उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि सब जातियों को जितना ज्यादा हक मिले। और ये विचारधारा की लड़ाई नहीं हो रही है, ये जो चुनाव हुआ है। लेकिन विजय जी जो बात समझ में नहीं आती वो, विजय जी जो समझ में नहीं आती बात वो ये है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो ब्राह्मणवाद करती है, ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मण ठाकुर इनकी पार्टी है अपर कास्ट की, और दूसरी तरफ जो है वो आप जिस तरह से बात करें सोशल इंजीनियरिंग, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटी छोटी जातियों को उनके जो नेता थे या उनके जो देवता थे उनको जो ग्लोरीफाई किया, उनको एक नई आइडेंटिटी दी, जिसको आप सोशल इंजीनियरिंग कह रहे हैं। लेकिन इन दोनों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर ब्राह्मणों ठाकुरों की पार्टी है बीजेपी, तो सोशल इंजीनियरिंग कैसे कर पाती है? इसमें क्या जनता देख नहीं पाती है इन दोनों चीजों को? ये तो हम समझ रहे हैं ना, मैं बार बार ये कहता हूं कि बीजेपी को हराना इसीलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम जैसे लोग जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट हैं वो अभी तक बीजेपी को ब्राह्मणों और ठाकुरों की पार्टी समझ रहे हैं। समझ गए? असली प्रॉब्लम ही है, अभी 107 सीटों के टिकट दिए गए, उसमें से 40 टिकट जो हैं वो अपर कास्ट को दिए गए, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया सब लोग शामिल हैं। बाकी जो 60 टिकट हैं वो ओबीसी को, दलित को, पिछड़ों को और तमाम लोगों को दिए गए। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री को आप ओबीसी कहें नहीं कहें, मैं इस पर डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन यदि आप पूरी पार्टी के सर्किट को देखेंगे तो उसमें ओबीसी पर बहुत फोकस है। वो सोशल इंजीनियरिंग को उन्होंने नहीं छोड़ा है, भले ही आज लोग छोड़कर जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको जितना हक चाहिए था वो नहीं मिला। मैं उनकी नाराजगी पर वो कमेंट नहीं करा, तो ठीक है, उनको हक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हो
तो पूरे मौर्य चले गए और केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें हम कल तक इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को आरोप लगाते थे कि योगी जी की वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है, केशव प्रसाद मौर्य को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब आज तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो आपने उनको इतना छोटा कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो बस अब भारतीय जनता पार्टी भरभरा कर गिर जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाने का असर तो होगा ही, हर एक आदमी के जाने का आने का असर होता है, लेकिन कितना असर होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, दूसरे लोग हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, दूसरी तरफ राजभर चले गए हैं। तो तमाम तरह के लोगों के ये जो अभी जो आवाजाही चल रही है, इसको मैं इलेक्टोरल जो इलेक्शन की जो आवाजाही होती है ना, वो मानता हूँ। इसका ओवरऑल कितना इम्पैक्ट होगा मैं नहीं कह सकता। अभी आप और ऐसा होता है, ऐसा होता रहता है कि चुनावों में, पिछली बार हुआ ना। और आप सोचिए आवाजाही से होता तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया, तो सरकार बन गई क्या? ठीक है। सत्येंद्र रंजन ये बताइए, जी हाँ सत्येंद्र रंजन ये बताइए कि अगर ये मान लेते हैं कि ये चुनावी आवाजाही ही है, इसका विचारधारा से कोई खास लेना देना नहीं है, पिछड़ों की राजनीति की वापसी नहीं है, ये सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व नहीं है, और ये भी एक तो बड़ी बात, एक तो सवाल ये भी पैदा हो गया कि क्या ये है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी हुई कि अगर भाजपा भी अगर कुछ अगड़ों और कुछ पिछड़ों सबको मिलाकर एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन करके एक पॉलिटिकल समीकरण आगे रख रही है, तो भाजपा में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क रह गया, भाजपा में और कांग्रेस में क्या फर्क रह गया? देखिए, अभी तक जो चर्चा हुई है, मैं ये सारी चर्चा मुझे सुनकर ऐसा लग रहा है, मैं सबके साथ सबसे के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए और एक क्षमा याचना करते हुए भी ऐसा लगता है कि हम लोग 1990 के दशक में बात कर रहे हैं। जो सारा ग्रामर है वो 1990 के दशक में हम लोग बात कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी नहीं हुए हैं। 2014 के बाद जो देश की राजनीति में बदलाव आया, जो देश के नैरेटिव में बदलाव आया, और जो देश के भीतर जो ध्रुवीकरण के जो डायनेमिक्स है, जो गति शास्त्र है, वो उसमें जो परिवर्तन हुआ वो नहीं हुआ है, और सारी चीजें वैसे हैं जैसे कि 90 के दशक या 2000 के आरंभ में थी। दिक्कत क्या है, जो मेरी समझ है, पहले तो प्रोफेसर रतन लाल जी ने जो कहा और सुधीर पवार जी ने जो स्थिति का जो चित्रण किया, मैं उससे 100% एग्री करता हूं कि बहुत खराब हालत है। इतनी खराब हालत की कल्पना नहीं की जा सकती है जब गंगा में लाशें तैरती हुई दिखती हों। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह की चीजें हैं जिसमें लोग परेशान हैं, और ऐसी परिस्थिति में, सामान्य स्थितियों में, अगर एक जो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी के डायनेमिक्स से जब पॉलिटिक्स चलती है या चलती थी, वो होती तो बीजेपी के जीतने की तो कोई सूरत होनी नहीं चाहिए थी। इसके बावजूद आज जब चुनाव होने जा रहा है तो जो नैरेटिव अगर हम देखें तो बीजेपी के पास तो हमें एक नैरेटिव नजर आता है। वो नैरेटिव 80 बनाम 20 है, या मैं विजय जी से इस बात से सहमत नहीं हूं कि पिछले चुनाव में हिंदुत्व मुद्दा नहीं था जब कब्रिस्तान और शमशान का नैरेटिव पूरी तरह से चलता हुआ दिख रहा था या चलाया गया था। तो सवाल यह है कि क्या 90 के दशक में जो ध्रुवीकरण हुए, जिन आइडेंटिटीज के आधार पे हुए, वो आइडेंटिटीज आज भी उतनी धारदार है। जो बात विजय जी कह रहे थे वो बात, उसमें गौर करने की बात है कि आज आप देखिए कि ज्यादातर दलित, ओबीसी, और परसेंटेज में भी मैं बात कर रहा हूं, मैं केवल एक्चुअल नंबर में नहीं, और आदिवासी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जीत कर किस पार्टी के टिकट पे आते हैं। और आप देखेंगे कि वो पिछले 20-30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उन समूहों के बीच में रिप्रेजेंटेशन का जो आकांक्षा थी उसे पूरा करने की तरफ वो काफी हद तक बढ़ी है, और उसने अपने ब्रॉडर हिंदुत्व की आइडेंटिटी को सामने रखकर छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज हैं, जातियों की आइडेंटिटी है या समुदाय समूहों की आइडेंटिटी है, उनको समाहित करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया है, जिसके लिए सोशल इंजीनियरिंग शब्द कभी गोविंदाचार्य ने कहा था। अब प्रश्न है कि जब इलेक्शन होने जा रहा है तो क्या ये नैरेटिव बिल्कुल ये नैरेटिव नाकाम हो जाएगा, या और अखिलेश जी जो नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, मेरे जैसे पर्सन के लिए ये समझना मुश्किल है कि अखिलेश जी का नैरेटिव क्या है। अखिलेश जी जो नैरेटिव है, जो जिस ग्रामर में आपने कहा कि पिछले 10 दिन से वो बात कर रहे हैं,
वो अगर वो नैरेटिव चलता तो बीजेपी को पावर में आना ही नहीं चाहिए था। बीजेपी पावर में, क्योंकि जब एक समय मंडल और कमंडल की बात थी तो ये तब ये बात देखने की होती थी कि क्या कमंडल भारी पड़ेगा या मंडल भारी पड़ेगा। एक दौर में कमंडल भारी पड़ा, लेकिन आखिर वो कमंडल क्यों अपनी चमक और धार खो गया, इस बात का बिना कोई गंभीर विश्लेषण किए यह सोचना कि पुरानी बातों को फिर से लाकर 2022 में जीता जा सकता है, मेरे ख्याल से यह अपने को भ्रम में रखने जैसी स्थिति होगी। सल यह है कि अखिलेश जी ने अगर वो सामाजिक न्याय या बहुजन की राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेरा एक प्रश्न है, उनके पास दलित चेहरा कौन है? चंद्रशेखर आजाद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ नहीं लिया। अगर बीजेपी के विरोध की राजनीति है, मोदी के ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स को आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से चंद्रशेखर आजाद से तो बेहतर चेहरा कोई और नहीं होता, क्योंकि चाहे वो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो हाथरस हो, जहां भी संघर्ष की जरूरत थी, चंद्रशेखर आजाद जेल जाते हुए, लाठी खाते हुए नजर आए, लेकिन उनकी जरूरत अखिलेश जी को नहीं पड़ी। वो उन चेहरों को लेकर के आ रहे हैं जो 5 साल बीजेपी के साथ थे और एन चुनाव के वक्त में अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करके ये इधर आ रहे हैं। क्या इसके साथ जो मौर्या है या सैनी है, वो तमाम वोटर भी चले जाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा ही फॉर्मिडेबल दिखने वाला गठबंधन बनाया था, जिसमें मुकेश सहनी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, खुद तो वो थे ही जो कि MI-MY कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते थे। क्या नतीजा हुआ ये हम लोगों ने देखा। 2020 में तेजस्वी ने नैरेटिव चेंज किया, उन्होंने एक नई आकांक्षाओं को, बेरोजगारी, गरीबी, एक नई कहानी लेकर वो पेश जनता के सामने आए। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतर टक्कर दी। अखिलेश यादव के साथ मुझे डर है, मुझे आशंका है, मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव जीते, मुझे इसमें कोई और किसी भी तरह से ये शासन खत्म हो, ये मेरी इच्छा है, लेकिन अखिलेश यादव जो नैरेटिव लेकर आ रहे हैं वो करने में सक्षम होगा, ये भरोसा अभी तक मुझे नहीं। जी हाँ, बहुत गंभीर सवाल है और यही इस सवाल को लेकर मैं सुधीर पवार जी की तरफ जाऊंगी। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो उठ रहा है वो ये कि अभी दलित वोटर को लेकर और खासकर बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो कुंजी है इस चुनाव की, ये नॉन यादव ओबीसी के पास है। इन दोनों सवालों को लेकर मैं रतनलाल जी की तरफ जाऊंगी, विजय त्रिवेदी से मुस्लिम वोट के सवाल पर जरूर बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले सुधीर पवार जी मुझे ये बताइए कि जो बात सत्येंद्र रंजन कह रहे हैं वो मैंने खुद जमीन पे भी महसूस की। ये बात सच है कि जो क्लैरिटी ऑफ आइडियाज है, यानी कि जो विचारों की जो स्पष्टता है, वो अभी भी अखिलेश यादव के अंदर नजर नहीं आ रही है। ये बात सच है कि जैसे मैंने कहा कि एक शिफ्ट महसूस किया, कि वो अपने को एक तरह से फोर्स महसूस नहीं कर रहे हैं कि वो बार बार हिंदुत्व की बात करें। एक स्मोक स्क्रीन थी उसको हटाया है, वो सामाजिक न्याय, पिछड़ों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस राजनीति में जो एक नया नैरेटिव जिसका जिक्र कर रहे हैं सत्येंद्र रंजन, वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर चुनाव की अपनी एक भाषा होती है, हर चुनाव का अपना एक नैरेटिव होता है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का नैरेटिव क्या है? इस चुनाव में 2 नैरेटिव अभी तक जो हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी के जो मीटिंग्स हैं और जो उनका इंटरेक्शन है मीडिया के साथ में और जो पार्टी फोरम पे वो बात कहते हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि 2017 में जब उनकी सरकार का मतलब वोट गई उनकी, तो उन्होंने ये मान लिया कि उन्हें किसी न किसी एक वर्ग के साथ सामाजिक न्याय का नारा तो देना पड़ेगा, उसके साथ तो रहना पड़ेगा। तो सामाजिक न्याय का तो है। वो जब चुनाव से पहले भी आप उनके भाषण देखें, पार्लियामेंट के समय जब उपचुनाव था फूलपुर का, तो उनका एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण है, वो पता नहीं कितने सुना होगा, कि हमें यदि हिंदुस्तान के जो सांप्रदायिकता का मुकाबला करना है तो हमें उसके लिए एक सामाजिक न्याय को सामने रखना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हिंदू बनाम हिंदू, पता नहीं, मतलब वो कल भी जिक्र कर रहे थे अपने भाषण में। वो कहते हैं कि कभी भी जो समाज है, जब तक उसमें एक सामाजिक निर्णय नहीं होता, तो एक नैरेटिव तो उनका ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपना नैरेटिव बना लिया। उसके लिए कुछ हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे, जैसे अभी बात कह रहे थे कि वो चिंतक कौन है, तो चिंतक और फिलोसफी सब मतलब लोहिया के साथ ये
पार्टी उनके आदर्शों पे बढ़ी और पहला नारा था पिछड़े पावे सोम, तो उनके साथ में वो एक लिगेसी है। जहां तक दलित की बात है तो दलित के साथ जरूर ऐसा है, अब की बार जो बसपा का हमें दिखाई दे रहा, तो जो इस सरकार की सबसे बड़ी जो नाकामी है वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी में बेरोजगारी, महंगाई, और वो जो हमारा गरीब सेक्शन है वही हमारा पिछड़ा और दलित है, जो एंटी इनकम्बेंसी का वजह जो फर्क पड़ेगा। नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब जो बात है वो ये कि क्या ये वही अखिलेश यादव हैं 2012 में जिन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार बनाई, मैं वही अखिलेश हूं 2022 में? जो नई राजनीति है जिसका जिक्र करें सत्येंद्र रंजन की, अगर नॉर्मल कोर्स में अगर एक सामान्य राजनीति किसी भी राज्य की या देश की देखें तो एक सरकार जो इतने मुहाने पर जो पार्टी फेल हुई हो, जिसने बाकायदा हमने लोगों का कत्लेआम एक तरह से देखा, जितने बड़े स्तर पर लोग मरे हैं कोरोना के दौरान, जो बेहाली हुई है, बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई जितनी है, कितनी ज्यादा लोगों को परेशानी है, उसके बावजूद भी बहुत बुरी हालत में भाजपा नहीं है। इसका मतलब आप बहुत सामान्य किसी नॉर्मल पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप या कोई पैनलिस्ट ये समझता है कि भाजपा की हालत बहुत बुरी नहीं है तो उसे मोदी जी की या योगी जी की रैलियों का जरा एक बार पता कर लेना चाहिए कि उनमें कैसे लोग भेजे गए, कैसे सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। और एक बार अखिलेश जी की जो उनकी यात्रा थी, जब वो कहीं जा रहे थे तो रात में 12 बजे और 2 बजे जो भीड़ थी वो वोटर नहीं होता, वो एस्पिरेशनल वोटर है, जो कभी मोदी जी के साथ 2014 में दिखाई दिया था और उसके बाद में कहीं कहीं 2017 में दिखाई दिया था। मैं आपको इसी मुद्दे पर लाना चाहता हूं कि ये जो जिटरी है या ये जो चिंता है, ये मोदी जी ने समझा, जो उनके ओबीसी के जो मिनिस्टर बनाए उन्हें यात्रा पे निकाला कि आप बताओ कि भाजपा में ओबीसी का एक सम्मान है, अब ओबीसी के लिए चिंतित है। लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि जो अभी जो रतन लाल जी बता रहे थे कि ये पहली बार हुआ कि आप जो बैकलॉग है वो स्वर्ण जातियों के लिए है। जितने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में बनाए गए, जितने सेक्रेटरीज हैं, जिस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसा नहीं कोई मतलब ये खाली नेताओं का विचलन नहीं है, नेता कभी नहीं जाता छोड़ के। स्वामी प्रसाद मौर्य को या किसी भी दूसरे नेता को भाजपा छोड़ने की जरूरत ना होती यदि ये महसूस ना करते कि नीचे का जो सेक्शन है, नीचे जो वोटर है, उसे अब भाजपा से खुलाहट होने लगी उसके प्रदर्शन से। दोनों में फर्क है। भाजपा में जो केशव प्रसाद मौर्य है, केशव प्रसाद मौर्य का कोऑप्शन है, वो दिखाने के लिए एक हम मौर्य समाज की चिंता करते हैं। जब यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी में जब सरकार चलाई जाती थी तो साझेदारी थी, अपनी बाकायदा साझेदारी मांगते थे, वो विश्वकर्मा हो, वो सेन समाज हो, तो वहां पे वो कॉबलिंग है, वो लोगों को पता कि हमारी नेचुरल पार्टी है। भाजपा में ये पता कि इस पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव है वो दूसरा है। योगी जी ने खुलेआम कहा कि नहीं, कास्टिंग कोई खराब चीज नहीं, मतलब कास्ट कोई खराब चीज नहीं है, कास्टिंग खराब। जब आप संघ की बात करते हैं तो बिहार चुनाव से पहले भले ही उन्होंने वापस लिया हो, लेकिन वो रिजर्वेशन के लिए क्रिटिकल थे, वो कहते थे कि रीथिंकिंग होना चाहिए। तो ये समाज में मैसेज है। जब आप दलित के ने आंदोलन किया अपने हक के लिए, तो सबसे ज्यादा यदि किसी के साथ पुलिस का बर्बरतापूर्ण व्यवहार रहा तो दलित था। दलित का शायद भाजपा से मोह भंग हो चुका, वो अलग बात है कि चलिए दलितों की बात पे मैं आ जाती हूँ रतन लाल जी की तरफ। अंदर खाने भी क्या हो रहा है ये भी पता है प्रोफेसर रतन लाल को। प्रोफेसर रतन लाल, मुझे बताइए कि दलित वोट के बारे में ये कहा जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मायावती जीतेंगी हारेंगी, मायावती को जो उनका फिक्स्ड वोट है वो फिक्स्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है, लोकसभा चुनाव में जरूर देखा कि जो हिंदुत्व की आंधी थी उसमें जो दलित वोट था वो भी बहा। इस वक्त क्या आप कोई शिफ्ट देख रहे हैं या जो अपना वोट है मायावती का वही रहेगा? खासकर मैं बात करना चाहती हूँ वाल्मीकि समुदाय को लेकर, नॉन जाटव समुदाय को लेकर। यहां तक बात आ रही है कि दलितों का भी इस हद तक हिंदूकरण या भगवाकरण हुआ है कि अगर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया तो कोई जरूरी नहीं है कि जो दलित हैं वो उसको वोट देंगे या नहीं देंगे। नहीं, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन ये जो है ना, गैर यादव और गैर जाटव, ये फॉर्मूला पिट गया पिछले 5 साल में। उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो रेप कांड हुआ और जो पूरा हम लोगों ने देखा, वो जाटव थे गैर जाटव थे। तो इनकी जो मार्च पड़ी है ना, उस सबको एक लाइन से एक डंडे से पड़ी है। ऐसा नहीं कि कोई गैर जाटव जाके वहां पर किसी एक दलित और ओबीसी मंत्री को बता दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार में, जो कॉन्फिडेंस के साथ आके कहीं बात कर रहा हो किसी मुद्दे पर,
स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर, केशव मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा गया और डिप्टी सीएम बना के स्टूल पे बैठा दिया गया। एक बात हम लोग को और समझना है, जो हम लोग बार बार डिस्कशन में मुझे लगता है कंफ्यूजन होता है कि जब आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो मंडल नहीं, मंडल इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल रिजर्वेशन, मंडल इज ऑल अबाउट रिजर्वेशन इन दी पब्लिक सेक्टर। और विडंबना यह रही कि सामाजिक न्याय की सरकार होते हुए मंडल कमीशन ठीक से लागू नहीं हुई इसलिए। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए, पिछले 5 साल से हम लोग एक्टिविस्ट भी हैं, लिखते पढ़ते बोलते भी हैं, एक चीज हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आप 3 मूवमेंट का मैं आपको नाम लेता हूं। एक किसान आंदोलन, तो समझिए कि बहुत मजबूत आंदोलन था, तो चलिए वो जीत गया सरकार से। रोस्टर का आंदोलन कोई नेता नहीं लड़ा था, समाज लड़ा था। लोग लड़े थे 5 मार्च 2019 को। 2 अप्रैल भारत बंद 18 में कोई नेता नहीं आया था, समाज आया था लड़ने के लिए। ठीक, तो समाज, सोशल मीडिया जो पावर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है नेताओं पर, आप मंत्री बनाते, हम तो कह रहे हैं मंत्री मत बनाओ, लेकिन हर जगह भागीदारी सुनिश्चित करो, विश्वविद्यालयों में, इंस्टीट्यूट में, सरकारी कार्यालय में। आप लोगों को दिख नहीं रहे नौजवानों को कि लैटरल इंटरेस्ट से आप सीधा जो है प्राइवेट सेक्टर से ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं। हकमारी किसकी हो रही? जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप जो एक बताइए कि यहाँ पर SC ST OBC का हकमारी कर रहा है कोई सरकारी नौकरियों में, तो पाकिस्तान का आदमी कर रहा है, बांग्लादेश का आदमी कर रहा है कि इंग्लैंड का आदमी कर रहा है? स्पष्ट क्लियर कट अब लाइन खिंच गई है। हम लोग विश्वविद्यालय में रहते हैं, पढ़ाते हैं, आकर देखिए आपको यहाँ सर्वे नहीं, तो क्या इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार मान रहे हैं पिछड़े वर्ग के लोग, या नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं, तभी तो इतने भगदड़ क्यों है। नेता जो है, नेता लोग को रात में सपना थोड़ी आता है, जो ट्विटर और यूट्यूब पे और आपके चैनल पे जो डिस्कशन चल रहा है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, लॉकडाउन में मेरा एक छोटा सा चैनल है, अम्बेडकर नामा। गांव गांव में जाता हूं तो लोग पहचानते हैं। नेता लोग पे इतना प्रेशर है अभी कि अभी अगर नहीं ये बात समझेंगे, हिंदू बने रहेंगे, तो इलाज तो जनता कर देगी ना। फिर आपको तो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कई बार भारत बंद कर दिया लोगों ने बगैर नेता के। आरजेडी ने एक समर्थन दिया था एक मूवमेंट पे, और 5 मार्च रोस्टर मूवमेंट में अखिलेश जी से हम लोग गए थे समर्थन मांगने। हमने उनको कहा था, नाराज भी हुए थे हमसे कि अखिलेश जी आपको अपर कास्ट वोट नहीं देगा, आपको तभी वोट देगा जब सामने बीएसपी होगा लड़ने के लिए। जब आरएसएस भाजपा का गढ़ मजबूत हो गया है तो आपको क्यों वोट देगा? वापस अपने ओरिजिनल सवाल विजय त्रिवेदी की तरफ मैं जाती हूँ, लेकिन अब संक्षेप में जल्दी से कि दलित वोट इस वक्त भी फिक्स्ड है, या वो भी शिफ्ट होगा समाजवादी पार्टी की तरफ, या फिर वो भाजपा में भी जाएगा, या आपको लगता है कि मायावती का जो अपना वोट है उनका क्या वो फिक्स है, ये जानने के बावजूद भी कि मायावती की हालत बहुत अच्छी इस चुनाव में नहीं है और बहुत कम सीटें उनको आने वाली है? देखिए 17 में भी फिक्स नहीं था, वो भी इधर से उधर गया। अभी जो है इस बार भी फिक्स नहीं है। जिसका जो बहन जी का जो वोट है वो तो मिलेगा, लेकिन जो दलित वोट, अति पिछड़ा वोट जो भाजपा को मिला था पिछले चुनाव में, उसका एक मेजर चंक, बड़ा हिस्सा वहां से शिफ्ट होने वाला है, ये तय है। क्योंकि अभी जो है दिल्ली में बैठ के बात कर जाके आप गांव घूम कर तो एक बार देखिए, अभी बहुत सारा नशा उतर गया, राम मंदिर बन गया, अब तो वहां बहुत ज्यादा दिलचस्पी अपर कास्ट की भी नहीं है। अब उनको भी महंगाई मार रहा है, 100 रुपया डीजल अगर मिल रहा है पेट्रोल, तो खाली मेरे लिए थोड़ी है, उनके लिए। मैंने ये बात में कह रहा हूँ, दो जोड़ना चाहता हूँ। सर लास्ट पॉइंट, एक प्रोफेसर साहब से मैंने पूछा, बीजेपी के समर्थक थे, आरएसएस के आदमी थे, कि आपको आरएसएस ने कन्विंस कर दिया है कि मुसलमान को दबा देंगे और SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे सब? तो बोला हाँ। तो मैंने कहा अभी कितना तनख्वाह मिलता है? तो बोले 1.5 लाख। हमने ठीक है, कॉलेज को प्राइवेटाइज कर दो, चलो गाजियाबाद प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाओ, कितना मिलेगा बताओ? 35,000। करोगे? तो ये जो निजीकरण की मार जो है, ये थोड़ी है कि एक में बढ़ रही। ठीक है, सारे विश्वविद्यालय, सारे संस्थान अगर प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो यहाँ के सवर्ण, ठाकुर, ब्राह्मण, वो भी तो 35,000 रुपये जाके गलगोटिया में या जिलेबी या लड्डू यूनिवर्सिटी में काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। ऑफिस के स्टाफ अभी 15,000 में काम कर रहे हैं,
चौकीदार 12,000 पर काम कर रही है, सरकारी रहता तो उसको 50,000 मिलता। नहीं, आपकी बातें जायज है, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि कितना ये चुनाव में कितना तब्दील होगा, ये अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विजय त्रिवेदी जी, कहा जाता है अभी उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो फ्लूइड हैं, जो इधर उधर घूमेंगी, पता नहीं कितनी चीजें हमारे सामने वाकई चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब हमें साबित होगा। लेकिन जो दो चीजें परमानेंट है वो है भाजपा की एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुसलमानों का एंटी भाजपा स्टैंड। यानी कि दो चीजें नहीं बदल रही हैं कि भाजपा एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही है, साफ तौर पर सामने है, बल्कि इसी को ऑफर करके वो वोट मांग रही है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि मुसलमान चाहे इधर से उधर हो जाए, भाजपा को वोट नहीं देगा। तो ये दो चीजें जो एक तरह से तमाम फ्लूइड सिचुएशन में जो परमानेंट की तरह से हमारे सामने आ रही हैं, ऐसे में जो एक अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे कि पश्चिमी यूपी का हम एग्जांपल दे दें कि पश्चिमी यूपी में आप ये देखिए कि बहुत बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि मुसलमान जाट नजदीक आ रहे हैं। अब कितना नजदीक आएंगे वो अलग बात है। आप सोचिए कि हर तीसरा आदमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, 30% आबादी है, पूरे प्रदेश में 20% आबादी है। ऐसे में क्या ये मानना ठीक है कि एक छत्र एक तरफा वोट मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, या आपको लगता है जो पुराने कंटेंडर्स हैं, बीएसपी भी है उसमें, कांग्रेस पार्टी भी है, एक नई पार्टी के तौर पे एमआईएम भी उभरी है, आप जो मुसलमानों की जो वोट करने की जो उनका रुझान है विज़-वी भाजपा, कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जो बात शुरू की ना वो बिल्कुल ठीक बात है कि बीजेपी का एंटी मुस्लिम स्टैंड और मुसलमानों का एंटी बीजेपी स्टैंड, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होंगे एक दो जो अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ कुछ कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, बीजेपी के साथ खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये स्टैंड क्लियर है। लेकिन क्या इस स्टैंड का फायदा पूरी तरह से अखिलेश यादव को मिलेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आप कर रहे हैं। तो वो इसलिए मुझे ज्यादा लगता है क्योंकि बीएसपी के साथ जो वोट होता था वो आज उनके साथ जाता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एंटी बीजेपी स्टैंड का मतलब होता है कि जो बीजेपी को हराए उसके साथ जाए। तो बीएसपी आज बीजेपी को हराती हुई नहीं दिख रही, ऐसा अभी मोटे तौर पर लगता है। तो जाहिर है कि वो वोट, और कांग्रेस तो चौथे नंबर पर लगती है पार्टी। नहीं तो डिवीजन नहीं होगा, मुस्लिम वोट में डिवीजन नहीं है क्या? नहीं, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि 60%, 70%, 80% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात हुई है, जो आप नैरेटिव की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव ने एक नैरेटिव सेट किया है, वो एंटी योगी गवर्नमेंट नैरेटिव है कि जो लोग योगी सरकार के खिलाफ हैं वो हमारे साथ आए। ये एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया है। बीएसपी वो नहीं कर पाई है, कांग्रेस अभी तक वो नहीं कर पाई है। बल्कि मैं सीट्स देख रहा था अभी कि जो फर्स्ट और सेकंड फेज की सीट्स डिक्लेयर की है तीनों चारों पार्टियों ने, उसमें 26 सीटें हैं 100 में से, जो जिसपे बीएसपी, एसपी और बीजेपी तीनों कैंडिडेट, तीनों पार्टी के कैंडिडेट हैं। 26 सीटें ऐसी हैं 100 में से, और वो 26 में से 16 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी का फायदा बीजेपी को होगा। कैंडिडेट जिस तरह से उन्होंने खड़े किए हैं, तो 26 में से 16 सीटें ऐसी हैं, 4 सीटें हैं जिन पर एसपी को फायदा होगा, 1-2 सीटें अलग तरीके की हैं। तो वो कुल मिलाकर अभी जो अखिलेश यादव ने नैरेटिव सेट किया वो बड़ा फायदे वाला नैरेटिव है, जिससे हम नहीं समझ रहे। वो आप जाति, समाज, धर्म वो सब करते रहे, लेकिन उन्होंने एंटी योगी नैरेटिव खड़ा कर दिया है। जो सत्येंद्र जी कह रहे हैं, जो रतन लाल जी बात कर रहे हैं, हम लोग बात ही नहीं करते, हम दलित और इसकी बात करते हैं। सरकार को लेकर जो पूरा माहौल बन रहा है उसमें दलित ही नहीं है, उसमें पिछड़ा ही नहीं है, उसमें अपर कास्ट भी होगा, उसमें मिडिल कास्ट भी होगा, उसमें बहुत सारे लोगों के मन में एंटी गवर्नमेंट एक इच्छा है। तो क्या वो उसके, और वो ही फ्लोटिंग वोट हो सकता है जो अखिलेश यादव को ज्यादा मदद कर सकता है। ठीक है, 22% वोट तो अखिलेश यादव के पास पिछली बार भी था ना। तो 22 से वो 30 पर आ जाए, 35 पर आ जाए। आज मैं दावा नहीं कर सकता कि उनके पास कितना परसेंट है, लेकिन मैं 22 को भी मानूं 2017 का, तो उसमें 30% के आसपास था। विजय जी 2017 में था सर, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। 2012 में जब सरकार बनाई थी तब उनके पास 30% वोट था। 2017 में जब वो हार गए तब 22%, 23% वोट था उनके पास, है ना। और वो वोट बढ़ रहा है लगातार, लेकिन वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने एक एंटी योगी, एंटी बीजेपी नैरेटिव खड़ा किया है। तो इसलिए जो लोग भी समझते हैं कि योगी के खिलाफ जाना चाहिए या मौजूदा सरकार के खिलाफ जाना चाहिए, वो केवल दलित नहीं होगा, वो केवल मुसलमान नहीं होगा, वो केवल पिछड़ा नहीं होगा, वो अपर कास्ट भी हो सकता है, वो मिडिल क्लास भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो तमाम लोग हो सकते हैं।
और मैं इस बात से सहमत हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो रतनलाल जी कह रहे हैं, या जो भी लोग जा रहे हैं, दारा सिंह, उनको प्रेशराइज किया है उनकी कम्युनिटीज ने कि आपको यहां से निकलना पड़ेगा, समझे। और दूसरा, यदि उनको हम मौसम विज्ञानी जैसे आप तो हम लोग आम तौर पे आलोचना के तौर पे कहते हैं, तो वो यदि उसको भी माने तो वो समझ रहे होंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जेल जो है 2017 से पहले बीएसपी में थी, है ना, फिर 2017 से 22 वो बीजेपी की जेल में रहे। तो वो हो सकता है 2022 में सरकार में आकर अखिलेश जी की सरकार बनती है, तो फिर 2027 में वो कौन सी जेल से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, वो अलग इशू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है विजय जी। जेल तो उनकी जेल पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अखिलेश का जो नैरेटिव है वो इस इलेक्शन के लिए डिसाइसिव हो सकता है, डिसाइसिव होगा। और आप ये कह रहे हैं कि एक ओवरऑल एक लार्जर नैरेटिव क्या है। सुधीर जी मैं चाहती हूँ आप जल्दी से अपना कमेंट कीजिए, उसके बाद लास्ट कमेंट के लिए मैं सत्येंद्र रंजन जी के पास वापस लौटूंगी। सत्येंद्र रंजन जी की जो हाउस की राय होती है उससे काफी हद तक अलग राय होती है, इसलिए लास्ट कमेंट उनके लिए जरूर बनता है। और मेरे पास भी एक सवाल है जो मेरे अनुभव पर आधारित है, मेरी फील्ड रिपोर्ट्स के बाद, वो भी सत्येंद्र जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले सुधीर जी। नहीं, जो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन के तरीके से जब हम देखते हैं, मतलब जाके बात करते हैं, तो जो दलित के लिए सरकार ने किया वो बाद में कुछ चेतना आई। तो सबसे बड़ी बात जो रतनलाल जी कह रहे थे, मुझसे दोहराना चाहता हूं कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी सबसे बड़ा एस्पिरेशन होता है गांव में, कि यदि कोई चीज बदलती है जिंदगी बदलने का। इस सरकार ने क्लास 3 और क्लास 4 में एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू कर दिया, उसका बहुत बड़ा सफोकेशन है, वो निजीकरण की वजह से है। लेटरल एंट्री का जो बहुत बड़ा एक जो अपर जो सेक्शन में दलित या ओबीसी आते हैं, वो लेटरल एंट्री जब देखते हैं उसका बहुत बड़ा। तो जब जैसे विजय जी बता रहे थे 3 कैटेगरी थी भाजपा के पास जब वो चुनाव में गए, एक हिंदुत्व वाले थे, वो उनके पास अभी भी है, उनका परसेंटेज हो सके 2-4% बढ़ा होगा, क्योंकि 7 साल केंद्र में सरकार है और यहाँ पे काफी गंगा और उसमें डुबकी लगाने के बाद में वोट हो सकता है बढ़ा हो। दूसरा, जो उनके पास एक एस्पिरेशनल वोटर था, वो दलित भी था पिछली बार यदि आप देखें, और वो अपर कास्ट का भी था और वो ओबीसी भी था। ओबीसी में सोशल इंजीनियरिंग हम कह देते हैं, लेकिन वो एस्पिरेशनल वोटर था कि मोदी जी आएंगे तो बहुत बड़ा एक बदलाव लाएंगे। और 2017 का चुनाव तो एक अखिलेश जी को रास्ते से हटाने का चुनाव था, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी कहते थे आके उत्तर प्रदेश में कि हमने आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अखिलेश जी वो सारी चीजें मुस्लिमों को दे रहे, इसलिए आपके पास वो चीजें पहुंच नहीं रही जो चुनाव होता था रास्ते में। तो वो एक बड़ा नैरेटिव इन लोगों ने सेट किया था कि अखिलेश यादव जो है वो हिंदुओं के साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे जो मोदी जी और अमित शाह करना चाहते हैं। उसके फेर में दलित भी आए, उसके फेर में ओबीसी भी आए, लेकिन अब उन्हें महसूस हो गया कि वो तो एक छलावा था, इनका किसी के लिए कुछ नहीं है, सरकार कॉर्पोरेट्स की सरकार है, जो दलित और ओबीसी के जो एक भावना है उन पर खड़ी हुई है। इस बार वो समझ गए, उनके नेता भी समझ गए। तो इस बार का चुनाव एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ सोशल जस्टिस का चुनाव भी होगा, ये मेरा मानना है। जी हाँ सत्येंद्र जी, अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी बात में ये दम है कि वाकई भाजपा की अगर एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सीट्स, अगर एक बड़ी तादाद में सीटें भी चली जाएं तो भी भाजपा सरकार अपने दम पर बनाने का मादा रखती है? इसके अलावा कम से कम सबसे बड़ी पार्टी बन के अगर उभरी तो उसको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात भी ठीक है। जिस तरह के रिसोर्सेज, मनी पावर और ये सब कुछ उनके पास है, केंद्र में उनकी सरकार है। लेकिन सत्येंद्र जी मुझे ये बताइए कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ ओपी राजभर का, स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा ओपी राजभर का, जिनका मैंने इंटरव्यू किया, और मैं जरूर चाहती हूं कि आप उस इंटरव्यू को देखिए, उसकी भाषा आप देखिए। उस भाषा से आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि पिछड़ी जाति के जो लोग जो अपने को हिंदू न सिर्फ के हिंदुत्व बल्कि हिंदू धर्म से अलग करके देख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हमें भाजपा हिंदू नहीं मानती, हम भी अपने को हिंदू नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास जनेऊ नहीं है। जिनको जनेऊ पहनाया जाता है सिर्फ वही हिंदू होते हैं। चीख चीख कर उन्होंने बिल्कुल अनक्लियर, मैं कहूंगी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा, जिससे ये नहीं लगा कि जो खासकर उत्तर प्रदेश जो कि एक लेबोरेटरी रहा भाजपा के लिए है अभी भी, वहां पर इस तरह का कोई नेता उभर कर आएगा। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बिना राजभर समुदाय की सहमति के, बिना एक तरह से ग्रास रूट्स पर, जमीन पर सेंटिमेंट देखे बिना वो इतनी बड़ी, इतनी मजबूत एंटी भाजपा, एंटी हिंदुत्व, एंटी हिंदुइज्म बातें करेंगे। देखिए, आप जो कह रही हैं उन्होंने कहा, और आपने को तैयार नहीं है कि वो बिना कहा कि आप ये मानने को
तैयार नहीं है कि बिना पूरे राजभर समुदाय कहेंगे तो इसकी परीक्षा इस चुनाव में होगी कि राजभर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो या मिस्टर सैनी हो जो छोड़कर आए हैं, ये क्या इन सचमुच जो वो समुदाय हैं जिन समुदायों से वो संबंधित है, बिलोंग करते हैं, ये उन समुदायों के भीतर हुए बदलाव की वजह से इन्होंने अपना राजनीतिक रुख बदला, या जो चुनाव के पहले या कई दूसरे कारणों से जो लोग पाला बदलते हैं उस वजह से बदला। मैंने सिर्फ यह कहा कि 2019 में जो हम लोगों ने प्रयोग देखे, यूपी में भी देखा, मायावती जी और अखिलेश जी ने गठबंधन किया और हम लोगों ने देखा कि उनके वोट ट्रांसफर नहीं हुए। बिहार में भी हम लोगों ने तेजस्वी यादव का प्रयोग देखा कि इस नैरेटिव के आधार पर कि अगर अलग अलग जातियों के नेताओं का एक गठबंधन बना लिया जाए तो उसमें वोटर भी आ जाते हैं। यह बात जो 1990 के दशक में या 2000 दशक के आरंभिक वर्षों में देखने को मिलती थी, यह पिछले 2-3 चुनावों में यह बात देखने को नहीं मिली है। सवाल है कि क्या घड़ी की सुई घूमकर फिर एक बार वहां पहुंच गई है जब ये होता था, इसका ये 10 मार्च को हम लोगों को जानने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर एक बार मेरी जो चिंता है, विजय जी कह रहे थे कि वो एंटी योगी नैरेटिव लेकर आए हैं। एंटी कोई नैरेटिव नहीं होता है। वो तो ठीक है कि अगर बीजेपी को हराने के लिए वोट देना है तो मैं हर बार देखता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा सक्षम है। इस समय अखिलेश सबसे ज्यादा सक्षम है, मैं वोट दे दूंगा। लेकिन प्रश्न यह है कि वो नैरेटिव क्या है। ठीक है कि बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, क्या समाजवादी पार्टी पब्लिक सेक्टर बनाएगी? ये उनके प्रोग्राम में शामिल है क्या? ये सवाल मैं सिर्फ समाजवादी नहीं, मैं कांग्रेस के लिए भी ये सवाल है कि क्या वो एक बार गवर्नमेंट लेड प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ वो जाएंगे? अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका सारा विरोध बेमानी है, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन बीजेपी ने शुरू नहीं किया। ये प्राइवेटाइजेशन और ये सारी पॉलिसी 1990 के दशक में शुरू की गई, जिसको बीजेपी ने एक बहुत ही आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाया है। असल सवाल तो यही है। सवाल ये है, पॉलिटिक्स होती है सपने जगाने की, पॉलिटिक्स होती है आपके पास पॉजिटिव एजेंडा लेकर आने की। पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं होती है कि योगी जी को हराना है इसलिए मुझे आप वोट दे दो, या मोदी को हराने के लिए कल राहुल गांधी को आप वोट दे दें। तो ये पॉलिटिक्स कभी भी कामयाब नहीं हुई है। हम लोग इंदिरा गांधी के जमाने में भी देखते थे, इंदिरा हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी नहीं हटी, मोदी हटाओ योगी हटाओ के नारे से सिर्फ ये हट जाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। मेरे लिए बेहतर स्थिति होती कि अखिलेश पॉजिटिव एजेंडा लेकर आते, वो बताते कि वो कैसे जो चीजें इन्होंने खत्म की है उसको वो बनाएंगे। एंटी सीएए क्या वो उनकी पार्टी ये जो सीएए का कानून खत्म करने का समर्थन करती है, ये बात वो कहें? क्या उनकी सरकार उन कृषि कानूनों के पीछे जो इकोनॉमी है उसके विरोध में है? अगर वो ये बातें नहीं करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा हो कि वो जीत जाए, लेकिन वो कोई सामाजिक न्याय की जीत होगी या कोई नई पॉलिटिक्स की जीत होगी, ये मैं मानने को तैयार नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र रंजन आपका। और जैसे मैंने कहा कि हाउस से अलग हमेशा असहमति की आवाज जो है उनका नाम है सत्येंद्र रंजन। अभी 10 मार्च को तो वाकई तय होगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बहसें हैं। और सत्येंद्र जी के आखिरी जवाब में सत्येंद्र जी के आखिरी जवाब ने कई और नए सवालों को जन्म दिया है और नई बहसों को भी जन्म दिया है। उन सवालों को लेकर मैं फिर जरूर आऊंगी। आखिरी बात जल्दी से रतनलाल जी। तो एकदम उनसे एग्रीमेंट है रंजन साहब से, ऑल्टरनेटिव एजेंडा के बगैर बात बनेगी नहीं। लेकिन एक बात बता दूं चलते चलते, योगी जी और रवि किशन का फोटो सोशल मीडिया पे तैर रहा है दलित के यहाँ भोजन खाते हुए। एक बार पढ़ लीजिए उसकी कितना मजाक बनाया जा रहा है जी। बस वही आपको इंडिकेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी मेहमानों का शुक्रिया। पार्टी का आने वाला उसे भी देख लीजिएगा। जो बात कह रहे हैं सत्येंद्र रंजन जी की बिना प्रोग्राम के, तो उसमें एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम है, वो मुझे मालूम है। ठीक है, शुक्रिया।